आह, मैंने कहा था, स्ट्रॉबेरी। कहा जाता है कि यह ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को सचमुच डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। एक लड़की, एक श्राप, एक गांव और एक भटकती आत्मा। आखिर ऐसा क्या हुआ? फिल्म का हर फ्रेम और हर दृश्य दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्मों की अनोखी भयावहता को दर्शाता है। जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाली श्याओमेई के पास एक अजीब शक्ति थी। वह लोगों की मृत्यु का समय बिल्कुल सही बता सकती थी, लेकिन यही विशेष शक्ति उसके लिए हर दिन डर, चिंता और पीड़ा का कारण बन गई थी। अगले दिन जब श्याओमेई अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसकी शिक्षिका नाया से हुई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी एक बेहद थका हुआ और अस्त व्यस्त दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति तेजी से वहां आ पहुंचा। वह लगातार नाया से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। उसने अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाजा रोक लिया। तभी सबकी नजर उसके हाथ पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ी, जो किसी अशुभ संकेत जैसा लग रहा था। लिफ्ट में मौजूद सभी लोग डर गए। तभी एक छात्र दौड़ कर आया और उसने उस आदमी को हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। सभी को लगा कि वह आदमी मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी रात श्याओमेई अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई कर रही थी। तभी बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। सभी लोग बाहर भागे तो देखा कि वही आदमी इमारत की बालकनी पर खड़ा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। जहां बाकी लोग भय से कांप रहे थे, वहीं श्याओमेई बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसे उस आदमी पर मृत्यु का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगा दी। ये पहली बार था जब श्याओमेई की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। वह पूरी तरह उलझन में पड़ गई। तभी उसने देखा कि नाया घबराई हुई हालत में तेजी से अपने ऑफिस की ओर भाग रही थी। उसी समय श्याओमेई को एहसास हुआ कि उस आदमी की मौत का संबंध जरूर नाया से है। वह तुरंत नाया के पास पहुंची और उससे लगातार सवाल पूछने लगी, लेकिन श्याओमेई के सैकड़ों सवालों के बावजूद नाया ने एक भी शब्द नहीं कहा। आखिरकार श्याओमेई निराश होकर वहां से लौट आई। उस रात घर पहुंचने के बाद श्याओमेई ने एक बेहद अजीब सपना देखा। उसने देखा कि नाया और उस आदमी की लाश धान के खेत के बीच बने एक लकड़ी के क्रॉस पर बंधी हुई है। सुबह होते ही वह घबरा कर उठी और तुरंत नाया को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। अगली सुबह वह जल्दी कॉलेज पहुंची और नाया के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि नाया छुट्टी लेकर अपने गांव चली गई है और वही गांव उस आदमी का भी था जिसने पिछली रात इमारत से कूदकर आत्महत्या की थी। ये सुनते ही श्याओमेई को लगा कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। अपनी शिक्षिका की सुरक्षा की चिंता में उसने उसी रात अपना सामान पैक किया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ लेई मेइतोक नाम के गांव के लिए निकल पड़ी। यह गांव बेहद रहस्यमयी था। गाड़ियां केवल गांव के प्रवेश द्वार तक ही जा सकती थीं। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने तीनों को रोकते हुए दयालुता से चेतावनी दी। अभी फसल कटाई का मौसम चल रहा है। इस समय गांव में लोग बिना किसी कारण के आत्महत्या कर रहे हैं। अगर तुम लोग अभी अंदर गए तो अपनी जान भी गंवा सकते हो। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी श्याओमेई ने उसकी बात की परवाह नहीं की और अपने दोस्तों के साथ गांव के अंदर चली गई। उसी समय पूरे गांव में फसल उत्सव का जश्न मनाया जा रहा था। दूर दूर से कई मेहमान इस समारोह में शामिल होने आए थे। गांव में प्रवेश करते ही एक ग्रामीण ने जल्दी से उन्हें अपने जूते उतारने के लिए कहा। उसका कहना था कि बाहर की दुनिया से आई हुई अशुद्ध और बुरी ऊर्जा को गांव के अंदर नहीं लाया जा सकता। कुछ ही देर बाद नाया की नजर भी अपने तीनों छात्रों पर पड़ी। इससे पहले कि वह उनसे ठीक से मिल पाती, गांव के मुखिया की बेटी गंभीर चेहरे के साथ उनके सामने आ गई। उसने तीनों को चेतावनी देते हुए कहा, हमारे गांव में हर साल एक विशेष अनुष्ठान होता है। इस दौरान तुम लोग बिना वजह कुछ भी नहीं बोल सकते और न ही अपनी मर्जी से कहीं घूम सकते हो। अगर तुमने नियम तोड़े तो कभी भी कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक युवक तेजी से साइकिल चलाते हुए आया और अगले ही पल उसका सिर सामने लगे नुकीले खंभे से जा टकराया। क्षण भर में उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी ग्रामीण ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। हर कोई ऐसे अपने काम में व्यस्त रहा जैसे किसी इंसान की मौत यहाँ रोजमर्रा की सामान्य घटना हो। ये सब देखकर श्याओमेई और भी ज्यादा उलझ गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार भी उसे उस युवक की मृत्यु का कोई संकेत पहले से दिखाई नहीं दिया था। आखिरकार सभी लोग नाया के घर पहुंचे और वहीं ठहर गए। घर के अंदर श्याओमेई की नजर मेज पर रखे मनोवैज्ञानिक परामर्श साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के कुछ पर्चों पर पड़ी। उन्हें देखकर पता चला कि लगभग 20 साल पहले नाया इसी गांव में वापस आई थी ताकि गांव वालों की मानसिक समस्याओं का इलाज कर सके। लेकिन इतने वर्षों में भी गांव में होने वाली आत्महत्याएं लगातार बढ़ती ही गई थीं। यहाँ किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अपनी जान दे सकता था। दोपहर में श्याओमेई को नाया के साथ परामर्श केंद्र देखने के लिए बुलाया गया, लेकिन सबसे पीछे चल रही नाया को अचानक किसी भारी और कर्कश आवाज का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य चीज लगातार उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे रात हो गई। जैसे ही अंधेरा फैला, नाया का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वह हाथ में एक फल काटने वाला चाकू पकड़े खड़ी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाली है। उसी समय उसके पीछे एक डरावनी काली परछाई दिखाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर रही हो। सौभाग्य से ठीक उसी समय श्याओ मेई और उसके दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने समय रहते नाया को रोक लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद परामर्श सत्र शुरू होने में लगभग आधा घंटा बाकी था। श्याओ मेई अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने मना कर दिया। वह अकेली अपने कमरे में लौट गई और मोबाइल फोन चलाने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डरावनी घटना अब शुरू होने वाली है। अचानक उसके कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि वह बुरी तरह डर गई और चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। उसी समय श्याओ मेई और बाकी लोग जो समारोह में शामिल थे उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन दूसरी ओर नाया पर भी भयानक हमला हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी महिला भूत ने उसका गला दबा दिया हो। जब श्याओ मेई और उसके साथी उसकी ओर भागे तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे नाया खुद ही फांसी लगाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारा और किसी तरह मौत के मुंह से वापस खींच लिया, लेकिन अगले ही पल नाया किसी पागल इंसान की तरह दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। श्याओ मेई और उसके दोस्तों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की। तभी उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक छोटे से लड़के को चुपचाप बैठे देखा। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। हिम्मत जुटाकर श्याओ मेई उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गई अगले ही पल वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका मुंह धागों से पूरी तरह सिला हुआ था। अगली सुबह गांव वाले उस छोटे लड़के का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब उसकी लाश को मिट्टी के गड्ढे में उतारा गया तो उसकी दादी आखिरी बार अपने पोते को देखने के लिए गड्ढे के किनारे पहुंची, लेकिन तभी अचानक मिट्टी के अंदर से किसी औरत के दोनों हाथ बाहर निकल आए और फिर जमीन के भीतर से एक सड़ी गली लाश बाहर दिखाई देने लगी। इस घटना के बाद श्याओ मेई की सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी अजीब बातें होने लगी। उसने देखा कि उसके हाथ पर बिल्कुल वही रहस्यमयी निशान उभर आया है जो कॉलेज की लिफ्ट में मिले उस आदमी के हाथ पर था। उसने उसे रगड़ रगड़ कर मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं मिटा। घबराकर उसने अपना सिर पानी में डुबो दिया, मानो वह खुद को सामान्य करना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक वही महिला भूत फिर उसके सामने प्रकट हो गई। वह लड़की लगभग मरने ही वाली थी। आखिरी क्षण में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह उस भयानक शक्ति से खुद को छुड़ा लिया। उधर दूसरी ओर गांव के मुखिया की बेटी अपने पिता से जोरदार बहस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने इस श्राप को क्यों जारी रहने दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरे गांव के सभी लोग मर जाएंगे। तभी सच्चाई सामने आई। असल में यह गांव कई वर्षों से एक भयानक श्राप के अधीन था। हर साल फसल के मौसम में कुछ लोग आत्महत्या कर लेते थे। मुखिया की बेटी चाहती थी कि उसके पिता किसी भी तरह इस श्राप को खत्म करने का उपाय खोजें, लेकिन उसके पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हर साल एक निश्चित संख्या में लोगों की मौत होना जरूरी है, तभी गांव में अच्छी बारिश होगी, भरपूर फसल उगेगी और सभी का पेट भर सकेगा। उनके लिए गांव की समृद्धि किसी भी इंसान की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यह सुनकर उनकी बेटी बेहद गुस्से में आ गई। उसके हाथ से गिलास टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर शांत रहने के बाद वह टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में एक तेज और बेहद डरावनी आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल छत से कुछ सूखे भूसे उसके ऊपर गिरने लगे। कमजोर रोशनी में उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आवाज सुनकर उसका पिता तुरंत बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी बेटी खुद को ही घायल कर रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि उस भूत का श्राप मुखिया के अपने परिवार तक भी पहुंच चुका था। अगली सुबह पूरे गांव में फसल की खुशी मनाई जा रही थी। सभी ग्रामीण खेतों के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्सव मना रहे थे। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला की नजर भीड़ के बीच एक चेहरे पर पड़ी। जैसे ही उसने उस लड़की भूत को देखा वह बुरी तरह डर गई। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, पास पड़ी एक दरांती उठाई और सबके सामने अपना ही गला काट लिया। श्याओ मेई और उसके साथी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात श्याओ मेई की सबसे अच्छी दोस्त पूरी तरह टूट चुकी थी। वह पागलों की तरह उस गांव से भागने लगी, लेकिन चाहे वह जितना भी दौड़ती उसे गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कई चक्कर लगाने के बाद भी वह उसी जगह लौट आती। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने कमरे में लौट गई। कमरे में पहुंचकर उसने दिन में बनाया गया वीडियो देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वीडियो देखते समय अचानक उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वही महिला भूत उस बूढ़ी महिला को नियंत्रित कर रही थी और उसी के प्रभाव में उसने आत्महत्या की थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन अगले ही पल वह महिला भूत अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसके हाथ से कांच की बोतल जमीन पर गिरी, फिल्म का सबसे डरावना दृश्य शुरू हो गया। सौभाग्य से ठीक उसी समय श्याओ मेई वहां पहुंच गई और उसने अपनी दोस्त की जान बचा ली। लेकिन श्याओ मेई की नजर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी दोस्त खुद ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी,
लगातार हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं ने श्याओ मेई को मजबूर कर दिया कि वह नाया से इस पूरे रहस्य की सच्चाई पूछे। तब नाया ने बताया कि गांव का यह श्राप कोई नई बात नहीं है। यह रहस्य गांव में लगभग सभी लोग जानते थे, लेकिन नाया हमेशा यही मानती रही कि यह सब केवल लोगों का मानसिक भ्रम और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। गांव वालों के डर को खत्म करने के लिए उसने विज्ञान का सहारा लिया। वह गांव से बाहर गई, पढ़ाई की और सबूत ढूंढने की कोशिश की ताकि साबित कर सके कि इस श्राप जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद नहीं है। उसने गांव वालों से वादा भी किया था कि जब वह वापस लौटेगी तब इस अंधविश्वास और डर का हमेशा के लिए अंत कर देगी। लेकिन अब जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसे देखने के बाद उसके पास इस श्राप पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसी रात नाया अचानक एक डरावने सपने से जाग गई। उसने देखा कि उसके चारों ओर कई लाशें रस्सियों से लटक रही हैं। पलक झपकते ही वही आदमी जिसने शहर में इमारत से छलांग लगाई थी, उसके सामने खड़ा उसे घूरने लगा। नाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही महिला भूत उसके पीछे प्रकट हो गई। उसने रस्सी से नाया का गला कस दिया और उसे हवा में लटका दिया। शिक्षिका नाया की अचानक हुई मौत ने श्याओ मेई को अंदर तक झकझोर दिया। अपने दुख को भुलाने के लिए उसने नींद की गोलियां खाकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर वही परिचित जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसके बिस्तर के नीचे से एक भूसे का पुतला बाहर निकल आया। उसने श्याओ मेई को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में दवा ठूंसने लगा। जब महिला भूत गायब हुई तब तक श्याओ मेई पूरी तरह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर चुकी थी। बेहोशी की उस अवस्था में श्याओ मेई ने महिला भूत की मृत्यु से पहले की यादें देखी। उसे पता चला कि लगभग 40 वर्ष पहले इस गांव में 100 वर्षों का भीषण सूखा पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उगाई गई फसल भी नष्ट होने लगी थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव के मुखिया को लगा कि यह देवताओं का प्रकोप है, इसलिए उसने गांव के एक स्थानीय तांत्रिक की सलाह पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से इस बलि के लिए केवल 15 वर्ष की एक मासूम लड़की को चुना गया। उस रात कई ग्रामीणों ने मिलकर उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को भूसे से भरकर एक पुतला बनाया गया और उसे खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। जब उसकी मां को अपनी बेटी की मौत का पता चला तो वह गहरे दुख में डूब गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। आखिरकार उसने भी आत्महत्या करने का फैसला किया। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया। उसने कहा कि इस श्राप के कारण गांव की जमीन हमेशा उपजाऊ रहेगी और हर साल भरपूर फसल होगी, लेकिन हर फसल कटाई से पहले इस गांव का हर वह व्यक्ति जिसने इस धरती का अन्न खाया होगा, श्राप के प्रभाव में आकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे ही उसकी मां ने अंतिम सांस ली, उस मृत लड़की की आत्मा भूसे के पुतले में समा गई। उसी दिन से उसने पूरे गांव से दशकों तक बदला लेने की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद श्याओ मेई की सबसे अच्छी दोस्त और उसका प्रेमी उसे बेहोशी की हालत में मिले। काफी कोशिशों के बाद वे उसे मौत के मुंह से वापस ले आए। होश में आने पर श्याओ मेई ने उन्हें वह सब बताया जो उसने अपनी दृष्टि में देखा था, लेकिन तभी उसके सबसे अच्छे दोस्त का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने किसी अदृश्य चीज को घूरना शुरू किया और अगले ही पल पागलों की तरह घर से बाहर भाग गया। श्याओ मेई भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसी क्षण महिला भूत उसके पीछे प्रकट हुई। उसने रेशमी कपड़े से श्याओ मेई का सिर ढक दिया और उसे हवा में उठा लिया। उसी समय बाहर मौजूद सभी ग्रामीणों ने फिर वही डरावनी आवाज सुनी। महिला भूत सीधे श्याओ मेई के पीछे पहुंची और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से उसके साथी समय पर पहुंच गए और उसकी जान बचा ली, लेकिन उस दौरान गांव के कई लोग भूत के श्राप का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर गए। इसके बाद श्याओ मेई सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंची। उसने कहा कि अब उसे इस श्राप को तोड़ने का तरीका पता चल चुका है। उसने मुखिया से कहा, 40 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी समृद्धि और अच्छी फसल के लिए एक मासूम लड़की की बलि दी थी। अब अगर इस श्राप को खत्म करना है तो तुम्हें स्वयं उसके सामने अपने अपराध को स्वीकार करना होगा और उसे क्षमा मांगनी होगी। यह सुनकर गांव के मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सीधे अनाज के भंडार में गया। वहां उसने पूरे भंडार में आग लगा दी और स्वयं भी उसी आग में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे जैसे अनाज और गांव का मुखिया आग में जलकर राख बन गए, उसी क्षण ऐसा लगा कि वर्षों पुराना श्राप भी समाप्त हो गया। कुछ समय बाद श्याओ मेई और उसके साथी वापस अपने कॉलेज लौट आए और उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी।
समय बीतता गया। एक बार फिर फसल कटाई का मौसम आ गया। सबको लगा कि इस बार सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन उसी रात श्याओमेई पर एक बार फिर उस महिला भूत का साया छा गया। उसकी नजर एक नुकीले चाकू की धार पर टिक गई। यहीं यह संकेत मिल गया कि श्राप वास्तव में पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अब पहले से भी बड़ी और भयानक आपदा आने वाली थी। यहीं पर आज की कहानी समाप्त होती है।